In this video, we will be discussing about banking sector in a very detailed manner, right? तो हमने पहले भी बैंक्स के बारे में या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है वो चर्चा करी है, बट एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन आवर कंट्री उसके बारे में अभी तक हमने जो है वो कोई भी चर्चा नहीं करी है। तो अगर हम बैंक्स के बारे में बात करें तो वी ऑल नो व्हाट आर बैंक्स आर नथिंग बट financial intermediary between a borrower and a lender. Now आप सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर क्या करते हो, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, राइट? अब बैंक क्या करता है, इस डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज जो है वो साइड में रख लेता है फॉर सेफ्टी पर्पस, और जो लेफ्ट ओवर अमाउंट बचता है, फॉर एग्जाम्पल 70% लेफ्ट ओवर अमाउंट बचता है, बैंक उसको आगे जो है वो किसी और को लेंड कर देता है। तो दैट इज वाई बैंक जो है ना वो यहाँ पर एक इंटरमीडियरी है बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बिटवीन द लेंडर। और जो डिपॉजिटर है वो बैंक्स के लिए क्या है, बैंक्स के लिए लाइबिलिटी है, और जो बैंक्स जो पैसा लेंड कर रही है वो क्या है, वो बैंक के लिए एसेट है ना। तो कोई जो पैसा आपने बैंक से लोन लिया है वो एक्चुअली किसी इंडिविजुअल और किसी कस्टमर का ही पैसा है एक्चुअली में। सो इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड्स मनी टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। और आपको ये भी नजर आएगा, इट्स प्राइमरी लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट्स एंड प्राइमरी एसेट्स आर लोन्स एंड बॉन्ड्स। अब आप सब लोगों को मैं बहुत विविध तरीके से ये बता चुका हूं कि जो भी बैंक आगे किसी को पैसा दे रहा है उधार, बैंक किसी को लोन दे रहा है, वो बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि वो जो लोन है वो बैंक के लिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होती है एक तरीके की इनकम, वो जनरेट करती है। और कोई भी चीज अगर वो इनकम जनरेट करती है तो वो एसेट होता है। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में बात करें तो हम जनरली एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग को 3 फेजेस में बांटते हैं। तो सबसे पहला फेज जो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज अर्ली फेज विच लास्टेड फ्रॉम 1770 टू 1969। हमने ये देखा कि इस समय पे काफी बैंक्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर खोले गए, लेकिन हमें ओवरऑल क्या नजर आया, हमें ओवरऑल नजर आया कि बहुत कम बैंक्स जो है वो यहाँ पर सरवाइव कर पाए हैं। उसके काफी रीजन है, वो भी हम यहाँ पर आगे जानेंगे, राइट? फेज 2 में हमने देखा कि गवर्नमेंट अब नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर रहा है। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसका कंट्रोल अब गवर्नमेंट के पास आ रहा है। और आने वाले टाइम में हमने देखा है कि बैंक्स के पास बैंक्स को लेकर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी थी वो सारी रिस्ट्रिक्शंस अब गवर्नमेंट ने हटा दी है। सारी तो नहीं, मतलब 80% के आसपास। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज लिबर्टी, है ना। तो अब ये देखो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हमारा 1786 से स्टार्ट होता है। 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस जब हमें मिलती है तो ये खत्म हो जाता है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें ये कुछ चीजें नजर आती हैं। हाँ, आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन कब करवाए गए, तो आपको ये नजर आएगा प्री नेशनलाइजेशन पीरियड, पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड, लिबरलाइजेशन पीरियड। अब आपको नजर आएगा जो नेशनलाइजेशन है उसका भी एक पर्पस था। वो क्या पर्पस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला बैंक है दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एस्टैब्लिश करा गया 1770 में और लोकेटेड था इंडियन कैपिटल कैलकाटा में। आप सब लोगों को पता है कि इंडिया की कैपिटल पहले कैलकाटा थी, बाद में दिल्ली करी गई। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो चल नहीं पाए। रीजन बीन कि बैंक्स के पास कैपिटल नहीं हुआ करता था। बैंक्स के जो एम्प्लॉयज थे उनसे बहुत ज्यादा टैली में गलती हुआ करती थी, ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा थे, उनके पास मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो बैंक सही तरीके से नहीं चल पाए। एंड तभी आपको नजर आएगा कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले 600 से ज्यादा बैंक्स थे, उसमें से ओनली फ्यू मैनेज टू सर्वाइव। और इसी के चलते हुए आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अब हमें जो है वो बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि बैंक्स के पास ऐसी स्किल्स नहीं है, ऐसे फंड्स नहीं है, ऐसे एम्प्लॉयज नहीं है
जो वो खुद यहाँ पर इस मार्केट में सरवाइव कर पाए। बट उससे पहले कुछ ऐसे बैंक देख लेते हैं जो और एस्टैब्लिश करे गए बैंक ऑफ हिंदुस्तान के अलावा, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, औध कमर्शियल बैंक। ये औध क्या है? अवध है। द जनरल बैंक ऑफ इंडिया और ये सब ना। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 से पहले के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने देखा है, एस्टैब्लिश बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, और उसके बाद इनको बोला गया प्रेसिडेंशियल बैंक्स। और ये जो बैंक्स थे इनको बाद में मर्ज कर कर एक बैंक बना दिया गया और वो बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही लेटर भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यही चीज आपको समझनी है कि किस तरीके से स्टेट बैंक की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले यहां पर 3 बैंक्स बनाए, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, कैलकाटा, राइट। हाँ, बंगाल और कैलकाटा वही है, बॉम्बे, मद्रास, और उसके बाद उनको प्रेसिडेंशियल 1921 में इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। बाद में आपको नजर आएगा कि 1955 में स्टेट बैंक बना दिया गया, जो कि इंडिया का इस समय पर सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके बाद आता है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक। नाउ जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे लार्जेस्ट है। रीजन बीन कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से भी ऊपर है, राइट। अब ये कुछ प्री इंडिपेंडेंस बैंक है हमारे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इसको लाला लाजपत राय ने स्टार्ट करा था। बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यूपीएससी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में शायद आपसे ईयर वाइज पूछ सकती है इनमें से कुछ, बट वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो होगा, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, यू शुड ऑलवेज गिव अ साइट टू इट। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन बैंक्स जो इंडिपेंडेंस से पहले थे, वो यहाँ पर काफी बैंक्स जो है वो यहाँ पर हमें नजर आएगी बैंक्स जो है वो फेल हुए थे, और उसका रीजन हमें बहुत ज्यादा नजर आता है, जैसे कि लैक ऑफ इंडियन अकाउंट होल्डर्स हैड बिकम फ्रॉड प्रोन, यानी कि बैंक का पैसा जो है वो लोग वहां पर खा जाया करते थे। फिर लैक ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एरर, टाइम कंज्यूमिंग, फ्यूअर फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स, तो ये कुछ चीजें हैं जिस वजह से हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर बैंक्स जो हैं वो यहाँ पर फेल हुए। अब ये सारी चीजें ना हो इस वजह से गवर्नमेंट ने इनको नेशनलाइज कर दिया। तो आपको नजर आएगा एट द टाइम इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस समय पे मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स हमारे पास प्राइवेट थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय पे हमारी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पुअर थी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस पुअर को बैंक्स के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। और उस समय पे जो हमारी गवर्नमेंट थी वो जनरली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर सोशलिज्म को लेकर आना चाहते थे। वो रशिया में जो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज थी, कम्युनिस्ट वेलफेयर टेंडेंसीज थी, वो यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहते थे, क्योंकि उसमें फिर डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो जाती हैं। सो विद एन एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम इनको नेशनलाइज कर दें, और गवर्नमेंट लेकर आया 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू हमने सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करा, और उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिफॉर्म करा। उसके साथ में बाकी सारे 14 बैंक्स जो हैं उनको भी हमने नेशनलाइज करा। नेशनलाइज का मतलब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर खरीद रहा है। आपने प्राइवेट वालों को बोला आपकी बताओ बैंक की वैल्यू क्या है, उनको पैसा दिया, उनसे यहाँ पर वैल्यू देकर उनसे यहाँ पर उनकी पूरी एंटिटी जो है वो अपने कब्जे में ले ली। अब जो बैंक की पॉलिसी है वो प्रो पुअर है, तो यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में ग्रोथ चाहते हैं, तो वो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करेंगे, एग्रीकल्चरल लोन्स देंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। ये सारी चीजें जो है वो हमें नजर आ रही है 1980 में, यानी कि जब आपको नजर आएगा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जा चुकी थी, जनता गवर्नमेंट चल रही थी, तो उस समय पे 6 बैंक्स को और नेशनलाइज करा गया। पहले 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे। इंदिरा गांधी के समय पे जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भी पहले प्राइवेट कंपनी थी, वो जो पूरी कोल माइनिंग है वो पूरी नेशनलाइज करी गई।
रीजन बीन कि कोल जो है वो हर छोटे उद्योग पे नहीं पहुंच रहा था, सिर्फ बड़े बड़े लोगों पर ही कोल जो है वो पहुंच रहा था, तो इस वजह से वो सारी चीजें करी गई। पहले 14 बैंक को नेशनलाइज करा गया, फिर 6 बैंक को नेशनलाइज करा गया, टोटल बैंक्स नेशनलाइज हो गए हमारे 20, राइट। अब आपको नजर आएगा कि जो ओवरऑल 20 बैंक्स नेशनलाइज हुए उसमें से 7 से 8 बैंक जो है वो एसबीआई के सब्साइडरीज थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब। तो ये जो सारे बैंक थे ना, इनके खातों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि इनका एक डिसीजन लिया कि इनका अमेलगमेशन कर दिया और इसको एक सिंगल एंटिटी बना दिया, और 2017 में ये फाइनल मूव हुआ। 2017 में आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट ने सारी जो भी स्टेट बैंक की सब्साइडरीज है, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब है, स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान है, स्टेट बैंक ऑफ कश्मीर है, ये क्या करा, इनको एक ही कर दिया। तो उससे जो एसबीआई की पोजीशन है ओवरऑल वो स्ट्रांग हो गई, और एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। अब इसको लेकर यूपीएससी ने 2018 में सवाल भी पूछा, और सवाल ये पूछा कि अगर हम एक बैंक में सारे बैंक्स को मर्ज कर देंगे तो क्या होगा। उससे बैंक की जो फाइनेंशियल रेजिलियंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फाइनेंशियल रेजिलियंस का मतलब, अगर कोई बैंक को शॉक लगता है कि फ्रॉड हो जाता है, तो बैंक उसको बहुत इजीली जो है वो यहाँ पर झेल लेगा। दैट इज फाइनेंशियल रेजिलियंस। नाउ रीजनल रूरल बैंक्स भी उस समय पे एस्टैब्लिश करे गए 1975 में। आप सब लोगों ने जब भी बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने नरसिम्हम कमेटी के बारे में सुना होगा। नाउ ये जो नरसिम्हम ग्रुप था, नरसिम्हम वर्किंग कमेटी जो थी, उनकी ही रिकमेंडेशन के ऊपर रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर आया गया। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये ईयर याद रखना है, 1975 में आया। कौन था उस समय में प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। क्या उनकी टेंडेंसी थी? फादर को लेकर सोशलिस्ट। तो रीजनल रूरल बैंक यानी कि प्रो पुअर अप्रोच। नरसिम्हम जो है वो इंदिरा गांधी की वन ऑफ द फेवरेट पर्सन थे, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे उस समय पे। तो उस समय पर उनकी कमेटी बनाई गई, इन्होंने बोला कि भाई हमें इस तरीके से करना चाहिए, तो इन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स को बनाने की बात करी गई, राइट। तो आई बिलीव आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले प्राइवेटाइज्ड बैंक ज्यादा थे, अब हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बैंक्स जो है वो लोगों की मदद करें rather देन प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जो है वो हेल्प ना करें। अब कुछ हम फंक्शंस देख लेते हैं बैंक्स के। आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहला जो बैंक का फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक जो भी किसी से पैसा एक्सेप्ट कर लेता है, वो पैसा बैंक के लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। हर बैंक जो है वो जो भी पैसा एक्सेप्ट करता है एज इन सेविंग अकाउंट, वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। रीजन मीन बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट ये सिर्फ एक कहने की लाइबिलिटी है। रीजन मीन बैंक जो है वो बहुत कम इंटरेस्ट देता है। वैसे जनरली बोला जाता है कि 4% पर एनम दिया जाता है इंटरेस्ट रेट, बट जैसे मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट चेक करा तो मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2.7 पॉइंट पर एनम। यानी कि अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी होगा तो मुझे अगले साल सिर्फ और सिर्फ 2,70,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। उस 2,70,000 रुपए भी टैक्स कटेगा। समझ रहे हो आप? तो अगर मैं बैंक में बस 1 करोड़ रुपए भी जमा करवाऊंगा तो मुझे सिर्फ 2,70,000 रुपए इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा बैंक है? मेरा बैंक है इंडिया का लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में तो 2.7% इस समय पे सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है ये। ठीक है, ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट जो होता है बच्चों वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप जब मर्जी चाहें अपना पैसा जो है वो उस अकाउंट से निकाल सकते हैं, और ये सबसे बेसिक सेविंग अकाउंट है मेरा। इसमें मिनिमम जो है यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 5,000 रुपीज। तो ये अकाउंट जो है वो मेरे पास है, और इतना ही इंटरेस्ट रेट इस समय पे मिल रहा है। बहुत हाई प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें 4% तक आपको मिलेगा, बट उनके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस भी बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं ना। ये जो सेविंग है इसका मेन पर्पस क्या है? टू एनकरेज सेविंग हैबिट्स अमंग द पब्लिक। लेकिन अब जो लोगों की हैबिट्स है वो रिलेटिवली चेंज हो रही है। सेविंग्स इकोनॉमी से इंडिया जो है वो इन्वेस्टिंग इकोनॉमी भी बनती जा रही है। Now, the bank collect deposit from the public and these deposits can be of different type। तो एक होता है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो होता है
सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब आप कभी भी डिमांड करोगे बैंक आपको पैसा वापस कर देगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से एफडी सुना होगा, इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, बट ये हर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो यहाँ पर हर क्वार्टर जो है वो रेपो रेट में चेंजेस लेकर आती है। लेकिन जो रेपो रेट है, आपको पता है रेपो रेट क्या है, उसी रेपो रेट को कितनी बार अनचेंज भी रखा जाता है। तो अगर वो अनचेंज रहेगा तो आपके जो एफडी रेट है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही रहेंगे। अब जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, 2018 में मैंने एक एफडी क्रिएट करी, और वो एफडी क्रिएट करी मैंने 7.2% के आसपास। ओके, अब ये 2020 में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था वो चल रहा था 6.8%। ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब 2020 में कोविड आ गया, वही मेरी एफडी ऑटोमेटिकली कोविड में 4.2% हो ऑटोमेटिकली। रीजन, क्योंकि वो हर क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बैंक्स ऑटोमेटिकली एफडीज के इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देती है। तो हाँ, अगर वो बढ़ेगा भी तो वो 2022 में 6.2% हो गया तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि रेपो रेट खुद चेंज हो रहा है, वैसे वैसे चेंज हो जाएगा, राइट। तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पेड विच वेरीज विद द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। नाउ देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड करंट डिपॉजिट। आप सब लोगों को पता है कि एक बिजनेस अकाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। उसमें बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। जहां पर आपको हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन जो देखने को मिलेंगी वो नजर आएगा आपको कि ओवरड्राफ्ट लिमिट भी है। फॉर एग्जांपल, आपका जो अकाउंट है बिजनेस अकाउंट, उसमें आपने 5 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, तो अगर आपने चेक लगा दिया 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख रुपए का चेक जो है वो आपका बैंक पास कर देगा, बावजूद इसके कि आपके अकाउंट में 5 लाख है। और जो ये जो 2 लाख है इसको हम बोलते हैं ओडी फैसिलिटी, यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये बैंक इस पे इंटरेस्ट लेता है 2 लाख रुपए पे पर डे के हिसाब से, लेकिन क्योंकि इसमें बिजनेस अकाउंट है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो बैंक इस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं देता। तो अकाउंट होल्डर्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड नो इंटरेस्ट इज पेड। यहां पर आपको नजर आएगा विड्रॉल्स आर फ्रीली अलाउड। सेविंग अकाउंट्स में आप एक एटीएम से 5 बार से ज्यादा एटीएम विड्रॉ नहीं कर सकते हो, है ना। चार्जेस लगते हैं 25 रुपए पर विड्रॉल पे, पहले ऐसा होता था, अब शायद रूल चेंज हो सकते हैं। नाउ नाउ एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जैसे मैंने आपको बताया। एक होता है बच्चों फिक्स डिपॉजिट, है ना। फिक्स डिपॉजिट का मतलब आपने एफडी बना ली। जनरली लोग इसको एक लमसम अमाउंट में बनाते हैं। लमसम अमाउंट का मतलब बड़ा अमाउंट होंगे, जैसे 5 लाख, 50 लाख, ऐसे। देर इज समथिंग कॉल्ड आरडी। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट। यहां पर आपका हर महीना एक सेम अमाउंट जो है वो पैसा कटता चला जाएगा अकाउंट से। वो 1,000 भी हो सकता है, वो 2,000 भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड पेटी ट्रेडर्स। सो इसमें नजर आएगा विड्रॉल्स आर परमिटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। तो जैसे वो आपसे पूछेंगे कि आप सर जो अपनी आरडी बनाना चाहते हो वो कितने पीरियड के लिए बनाना चाहते हो, तो जैसे आपने बोला कि सर मैं आरडी बनाना चाहता हूँ 2 साल के लिए, तो उसने पूछेगा सर मंथली कितना डिडक्शन होगा, तो आप बोलोगे 2,000 रुपए। तो आप 2,000 इंटू 24 मानो, तो आपके 48,000 रुपीज 2 साल में डिडक्ट होंगे। और इस पर जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा आफ्टर 2 साल, आफ्टर 24 मंथ्स। उससे पहले आप आरडी जो है वो तोड़वा नहीं सकते। अगर आप आरडी इसको ब्रेक करवा देते हो तो इस पे आपको फाइन देना पड़ता है, राइट। तो इसलिए आपको नजर आ रहा है विड्रॉल्स आर परमिटेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड, हायर इंटरेस्ट रेट इज पेड। तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा रिलेटिवली हायर दिया जाता है इस पे, बट ये बैंक की पॉलिसी है, कभी कभार ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअली में ये क्या है। देन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक इज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो जब भी बैंक जो लोन देता है उसको हम एडवांसेस के नाम से भी जानते हैं। और एडवांसेस का मतलब क्या है कि बैंक ने किसी को पैसा उधार दे रखा है और बैंक के लिए ये माना जाता है एसेट, क्योंकि बैंक लोन से जनरेट करता है इंटरेस्ट, और जो बैंक की इंटरेस्ट इनकम होती है वो काफी होती है।
सो द रेट चार्ज इज हायर देन व्हाट इट पेज ऑन डिपॉजिट। आपको नजर आएगा कि बैंक जो है वो जनरली डिपॉजिट पे दे रहा है 2.7%। अगर मैं सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट पे तो वो 0% इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है। फिक्स डिपॉजिट पे वो डिपेंड करता है रेपो रेट पे, बट जनरली इस समय पे 6 से 7% इंटरेस्ट रेट वो पे कर रहा है। रेकरिंग डिपॉजिट पे भी वो 6 से 7% के आसपास इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर आप लोग बैंक के पास खुलवाते हैं। आई होप मेरा पॉइंट समझ आ गया आपको। लेकिन अगर मैं बैंक होम लोन किसी को दे रहा है तो होम लोन बैंक दे रहा है 8.5% के आसपास। कार लोन अगर किसी को दे रहा है तो वो दे रहा है 11% के आसपास, राइट। अगर वो पर्सनल लोन आप बैंक से लेते हो तो वो दे रहा है 14 से 18% पे। अब आप मान सकते हो कि ये कितना डिफरेंस है यहाँ पे, और ये जो डिफरेंस है यही बैंक की इनकम है। यही चीज आपको समझनी है। अगर इस चीज को आप क्लियरली समझ जाते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि बैंक जो है वो इतना पैसा कैसे कमा रहा है, राइट। चलो, बैंक और क्या करता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक, ये सारी चीजें भी इशू करता है। प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद फैसिलिटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, यानी कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं और आपको रुपीस चाहिए तो बैंक जो है वो यहाँ पर बहुत 0.01% मार्जिन पे काम करता है। वो क्या कहेगा, जैसे डॉलर का रेट चल रहा है इस समय पे 70, इस समय चल रहा है 83.82 रुपीस, है ना। $1 का मतलब इतना रुपया हुआ, तो बैंक कहेगा सर आप मुझे 84 दोगे आप, मतलब 0.18 रुपीस जो है वो बैंक की 18 पैसे कमीशन है आपको डॉलर देने की। तो ये सारी छोटी चीजों में भी बैंक बहुत पैसा कमाता है। किसी को $1,00,000 चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बैंक को 18,000 का प्रॉफिट ऐसे ही हो जाएगा। इस तरीके से बैंक बहुत पैसा कमाता है। बैंक जो है आपको नजर आएगा क्रेडिट कार्ड इशू करता है ना। अब क्रेडिट कार्ड में आपको पता है कि 40% तक इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर आपको पता है, जैसे क्रेडिट कार्ड में आपको जनरली जो है वो 45 डेज के बाद पैसा देना होता है, दैट इज फ्री क्रेडिट विच यू गेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 1 दिसंबर को कोई परचेज करा, राइट। अब बैंक की जो स्टेटमेंट जनरेट हुई, यानी कि आपका बिल जनरेट हुआ 28 दिसंबर को, राइट। अब ये 28 दिसंबर को आपको बोल दिया जाता है कि सर आपको 18 जनवरी तक ये बिल पे करना होगा। 18 जनवरी 2024, ये 2023 है। तो आपने जो 1 दिसंबर को परचेज करा था उसकी पेमेंट आपको करनी है 18 जनवरी को। तो ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ 47 डेज का आपको क्रेडिट मिला। आपने खरीदा था माल 10,000 रुपए का। अब अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी तो आपको जो पेमेंट 19 तारीख को करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 10,500 रुपए के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट आपको नजर आएगा एक दिन में 5% का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा दिया। और रोज ये 200 रुपए पेनल्टी लगाएंगे आपके ऊपर अगर आपने 10 दिन नहीं और पे करा, यानी कि 29 तारीख को ये बिल आपका 10,500 से 12,500 हो जाएगा, यानी कि 25% सिर्फ 10 दिन में लगा देंगे ये। तो ये 40-50% तक जाता है। मैंने कितने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने पास 50,000 रुपए का परचेज करा क्रेडिट कार्ड से, 3 महीने बाद उनको 1 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, डबल पैसा, 200% इंटरेस्ट रेट। क्योंकि लोगों को क्रेडिट कार्ड को लेकर उस समय पे कोई नॉलेज नहीं हुआ करती थी। अब तो अब काफी टूल्स आ गए हैं, जैसे एक क्रेड करके एक एप्लीकेशन है, वो आपको टाइमली बता देती है कि भाई कब जो है वो हमारा आ, कब जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड बिल करना है, कोई हिडन चार्जेस तो है या नहीं है, वो सारी चीजें, है ना। तो बैंक ऐसी कुछ फैसिलिटीज, बैंक लॉकर्स भी प्रोवाइड करवाता है जहां पर आप अपनी ज्वेलरी, अपना कैश ये रख सकते हो। देन बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर एंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ये कुछ है। अब है सेकेंडरी इन फंक्शंस ऑफ द बैंक, जैसे कि कलेक्टिंग एंड सप्लाइंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। बैंक जो है वो दूसरे बैंक को बता देगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लाइंट की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या ये क्लाइंट ठीक है या नहीं है। आप अगर कोई किसी चीज, जैसे आप बैंक से अगर होम लोन लेते हो तो बैंक जो है वो होम लोन देने से पहले आपको क्या करेगा, पूरे आपकी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवाता है थर्ड पार्टी, कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में तो नहीं है, प्रॉपर्टी की असली वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें वो करता है। और उसके बाद
बैंक जो है वो लोन देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो बिजनेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है और सप्लाई भी करता है। प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर, अगर बैंक जो है वो देखता है, अब किसी को भी वो लोन देता है तो वो चेक करता है आपका सिबिल, और सिबिल जो है वो है एक्चुअली में आपका क्रेडिट स्कोर। और जो क्रेडिट स्कोर है वो ये एक्चुअली डिटरमाइन करता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपने फाइनेंसेस को लेकर कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको जो लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पर भी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, अगर किसी को भी अपना क्रेडिट स्कोर अच्छी तरीके से बिल्ड करना है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। और जो अप्लाई करना है फॉर क्रेडिट कार्ड, उस क्रेडिट कार्ड से आपको हर महीने एक लिटिल परचेज करना है, 1,000, 1,500, 500 रुपए का, और उसकी टाइमली पेमेंट करनी है। और अगर आप एक साल भी ऐसा कर लेते हो तो बैंक की नजरों में आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कस्टमर बन जाओगे। रीजन बीइंग कि आप अपना डिसिप्लिन्ड वे में अपने बिल्स को चुका रहे हो। तो लाइफ में चीजों को बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आप करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड। जैसे आई गॉट माई फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इन ईयर 2020, राइट। और उस समय पे मतलब ऐसा कोई वो भी नहीं था कि आई नेवर हैड अ सच बिग क्रेडिट कार्ड। द लिमिट वॉज क्रेडिट कार्ड वॉज अराउंड 1 लाख रुपीज। बहुत छोटा मतलब क्रेडिट कार्ड जो था उस समय पे बैंक ने मुझे दिया था। For 18 months, I used that single credit card. I tend to overused, the limit। जैसे जनरली कभी भी जो बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है उसकी 20-25% से ऊपर आपको लिमिट नहीं यूज करनी चाहिए, पर मैं महीने में 40,000 भी खर्च कर देता था उससे कभी कभार। ठीक है, मम्मी से बोलता अच्छा ये तो मैं मंगवाना, ठीक है तो मैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड कर देता हूँ। तो वो नया नया शौक होता है ना, तो तब तो अब वो 18 मंथ्स तक मैंने उस कार्ड को यूज करा, बहुत अच्छी तरीके से उसके बिल्स पे करे, और आज जो है उसका 10 टाइम्स भी क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंक्स मुझे ऑफर करने को तैयार है, एंड इवन ऑफ अ प्रीमियम ब्रांच सच एज प्रीमियम बैंक सच एज अमेरिकन एक्सप्रेस। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप उसको फॉलो करते हो वो बहुत बहुत स्वीट रिवॉर्ड देती है आखिर में। शुरुआत में और प्रोसेस के बीच में बहुत खराब फील होगा आपको, लेकिन एंड में जो मिठास आपको मिलेगी ना उसका जो जवाब है वो आप दे नहीं पाओगे किसी को। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें नजर आ रही हैं कि बैंक जो है वो किस तरीके से बिजनेस इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है रिपोर्ट्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स। अब आज की तारीख में आपको नजर आएगा ऐसी बहुत सारी एजेंसीज भी आ गई हैं जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर जो है वो रिपोर्ट करती हैं। जैसे आप पैसा बाजार वेबसाइट पे जाओगे तो आप अपना पैन कार्ड डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। आपको वहां पे सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके नाम पर कितने लोन्स हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कितने लोन्स हैं, आपने कितनी पेमेंट्स टाइमली करी है, आपने किस पेमेंट पर डिफॉल्ट करा है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो एजुकेशनल लोन्स टू स्टूडेंट्स एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, तो जैसे किसी को बाहर जाना है, कनाडा जाना है, तो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी स्टूडेंट लोन्स भी जो है वो यहाँ पर देता है फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। नाउ let's discuss types of bank. So there are various types of bank which operate in our country to meet the financial requirement of the different categories of people. तो आपको नजर आएगा बैंक जो है वो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के नजर आएंगे। जैसे इसमें आपको कोऑपरेटिव बैंक नजर आएगा, इसमें आपको डेवलपमेंटल बैंक नजर आएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पर कमर्शियल बैंक नजर आएंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर स्पेशलाइज्ड बैंक नजर आएंगे। जैसे कि हाउसिंग बैंक्स भी होते हैं जो स्पेसिफिकली हाउस लोन्स देते हैं, है ना। वैसे आपको इंडस्ट्रियल बैंक्स नजर आएंगे, जैसे आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है। मेनली ये पहले इंडस्ट्रियल बैंक था। किसी ने अगर आईसीआईसीआई बैंक की डेफिनेशन पढ़ी तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसा लग रहा है ये सिर्फ इंडस्ट्रीज को पैसा देता होगा, लेकिन आज ये जो है इन्होंने अपनी जो ब्रॉड जो इनकी बैंडविड्थ है वो काफी ज्यादा ब्रॉड हो गई है, राइट। तो ये कुछ बैंक्स हैं। लेकिन सबसे पहली बात, इन बैंक्स के पापा कौन है, दैट इनके इनके रेगुलेटर कौन है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा गया, लेकिन कुछ समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था बैंक्स को लेकर। तो 1991 में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि नाउ यू विल नॉट एक्ट एज अ रेगुलेटर, यू विल सिंपली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। लेकिन आज भी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी सख्त रहता है अपने रूल्स को लेकर। अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई रूल्स बनाता है तो वो रूल्स अगर कोई ब्रेक करता है तो बैंक्स जो है वो रिजर्व बैंक जो है वो पेनल्टी लगाने में एक बार भी हिचकिचाता नहीं है। 20 करोड़ 25 करोड़ की भी पेनल्टी बड़े बड़े बैंक्स पे यहाँ पर लगा दी जाती है। जैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो बैंक ऑफ जो सेंट्रल बैंक है वो इंग्लैंड का अलग है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है जैसे मैंने आपको पहली बहुत बार बताया है, फिर इंडिया का आरबीआई है। और आरबीआई जो है वो आपको नजर आएगा एस्टैब्लिश करा गया 1935 में, लेकिन जो प्रोविजन है वो 1934 के एक्ट से आते हैं। और आपको नजर आएगा कि पहले जैसे हमारी कैलकाटा में ही कैपिटल थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कैलकाटा में ही था, लेकिन लेटर ऑन इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल बनी वो बनी मुंबई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो है वो अब है मुंबई में ही 1937 में। लेकिन आपको ये भी नजर आएगा कि पहले रिजर्व बैंक जो है वो प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन 1937 और उसके बाद हमने देखा कि रिजर्व बैंक को 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने के बाद रिजर्व बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। 1937 में उसको ट्रांसफर करा गया था। नाउ जब हम रिजर्व बैंक के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, हमारी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी, ये इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी एंड मेंटेन द इंटरनल वैल्यू ऑफ रुपी। यानी कि अगर ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा तो जो रुपी की इंटरनल वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को बहुत मॉडरेट बेसिस पे कंट्रोल करा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो होना चाहिए 6%, और यहाँ पर -2 और +2 तक चल सकता है, यानी कि 4 से 8% तक, है ना। यही चीज आपको समझनी है। अब एक चीज आपको और समझनी होगी यहाँ पे कि जब भी हम प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी ने इन सब चीजों के बारे में सवाल पूछता है। तो 2023 के प्रीलिम्स में ये पूछा था कि इन्फ्लेशन का जो जिम्मा है वो किस 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 इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, तो रिजर्व बैंक जो है वो उसका आंसर था यहाँ पर। ना ना अगर हम रिजर्व बैंक के प्रियम्बल को देखें तो इसका जो प्रियम्बल है यानी कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या कहता है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ द बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। तो आपको नजर आएगा रिजर्व बैंक के पास बहुत सारे रिजर्व्स भी हमें देखने को मिलते हैं, और वो गोल्ड के हैं, वो फॉरेन करेंसी एसेट्स के भी हैं, राइट, अपनी करेंसी के भी हैं। और वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे दे आर प्रोवाइडिंग अस सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट, टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर यह है कि टू मीट विद द डायनामिक चैलेंजेस। अब अगर हमारी आरबीआई को ऐसा लगता है कि हमारी इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है तो वो उससे रिलेटेड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकती है, और इसी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो सारे चैलेंजेस को फेस कर सकती है। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, तो ये इन्फ्लेशन वाली बात आ गई, तो इसके लेकर भी वो यहाँ पर एडिक्वेट मेजर्स लेती है, और मैंने आपको बता रखा है कि वो क्या क्या एडिक्वेट मेजर्स जो है वो यहाँ पर लेती है, राइट। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम देखें बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि अगर किसी बैंक को अगर कोई क्रेडिट की जरूरत होती है तो यहाँ पर आरबीआई ने लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को ओपन कर रखा है। हमने ये भी देखा कि बैंक आरबीआई जो है वो हाई पावर्ड मनी यानी कि M0 मनी सप्लाई में वो इशू करती है, तो वो दैट इज कॉल्ड हॉट मनी। मॉनेटरी पॉलिसी से वो हमें सब पता है कि वो इन्फ्लेशन और पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। बैंकर टू गवर्नमेंट, आरबीआई जो है वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है,
और आरबीआई जो है वो बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स है उनको भी इशू करती है। सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, उसी को लेकर आपको नजर आएगा आरबीआई जो है वो सारे रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को इशू करती है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आपको नजर आएगा आरबीआई अपनी कंट्री के सारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी हैंडल करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं आरबीआई को लेकर। राइट, आई बिलीव आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम रिजर्व बैंक के बारे में ही पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है ये सब। तो हमें पता है कि रिजर्व बैंक में यहाँ पर देर इज समथिंग कॉल्ड ऑफिशियल डायरेक्टर, यानी कि जो रिजर्व बैंक का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो इसमें हमारे एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। सो देर इज अ फुल टाइम गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर। और आपको नजर आएगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पर 2 ही डेप्यूटी गवर्नर को इंक्लूड करा जाता है। फिर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट करे जाते हैं। बट आपको नजर आएगा और 4 डायरेक्टर्स भी होते हैं, वन ईच फ्रॉम द 4 लोकल बोर्ड्स, रीजनल लेवल्स के डायरेक्टर्स भी यहाँ पर लेकर आए जाते हैं। और जो ये बाकी के मैंने आपको नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बताए, इनको भी जो है वो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है एंड दे आर फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, जैसे कि कोई इकोनॉमी से है, कोई कॉमर्स से है, बाकी सारी चीजें। हाँ, जब हम आरबीआई के बारे में बात करते हैं तो सबसे मेन फंक्शन है इनका, दैट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट पास करा, बताया कि आरबीआई जो है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को ओवरऑल मैनेज करेगा। अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट वाज मेड इन मई 2016, प्रोवाइड करा गया एक स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड फिट अप्रोच। जो ये फिट अप्रोच है ये है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। न्यूजीलैंड ने सबसे पहली बार ये स्टार्ट करी थी। और इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन को एक ही दायरे में रखना होता है। जैसे अगर अब आरबीआई बोलते हैं कि हमें इन्फ्लेशन जो है वो 8% ही रखना है, तो अगर 8% से ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आरबीआई विल बी अकाउंटेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई हैव टू आंसर, है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि अगर कोई भी बैंक्स को कोई नया बैंक आता है तो बैंक को अगर लाइसेंस चाहिए तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। अगर यहाँ पर कोई बैंक है जो अपने एसेट्स को बेचना चाहता है या अपने बैंक्स को मर्ज करना चाहता है तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। आपको मेजर चीज ये समझनी है कि आरबीआई ये इंश्योर करना चाहता है कि जो भी लोगों के पास पैसा है, इंडियन करेंसी है, वो सेफ, बस सेफ मनी है। उसको अगर आप बैंक में रखोगे तो वो आपके लिए और अच्छा होगा। सो मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज। तो कभी कभार आरबीआई जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है कमर्शियल बैंक से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरबीआई ने रेपो रेट को 7% से 6% लेकर आ गया, यानी कि ओवरऑल आप ये मानोगे 100 बेसिस पॉइंट्स से रेपो रेट को रिड्यूस करा। मैंने आपको बताया था 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं और जनरली आरबीआई जो है वो 0.25 बेसिस पॉइंट्स करके रिडक्शन करता है। ऐसा नहीं करता कि एकदम से 1% से रिड्यूस कर दे, ये बहुत जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर ये 1 साल के अंदर 7 से 6% पर वो रेपो रेट को लेकर आए हैं तो आरबीआई ये भी सोचेगा कि अगर 8.5% पर होम लोन पहले दिया जा रहा था, अब उसको 7.5% पर होम लोन देना चाहिए। लेकिन कभी कभार ये नहीं होता है तो आरबीआई जो है वो अपना गुस्सा भी जताता है बहुत बार। तो क्योंकि उनका मेजर पर्पस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज सच एज कमर्शियल बैंकिंग। तो अगर ये नहीं होगा तो आरबीआई जो है वो फिर या तो वो बोलेगा कि भाई आपको जो रेपो रेट के अंदर रिडक्शन आ रहा है इट शुड बी पास्ड अपॉन पब्लिक। तो
फिर बैंक्स जो है वो ऐसे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ये पॉइंट्स आपको आई बिलीव समझ आ गए होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं। नाउ अगर हम बात करें मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में आरबीआई को, तो मैंने आपको बताया कि जो भी फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो आरबीआई ही यहाँ पर मेंटेन करता है। और इसी के थ्रू जो है वो रुपी की वैल्यू को भी यहाँ पर मेंटेन करता है। जैसे लिखा है ना, इट मेंटेन्स द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसे हो रहा है। आप ये मानो कि 2022 में रुपी की वैल्यू, एक डॉलर की वैल्यू रुपी के मुकाबले थी 80 रुपीस, है ना। 2023 में अब वही डॉलर आपको मिल रहा है 83 रुपीस का। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं, रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर? रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर। तो आरबीआई क्या करेगा, विल ट्राई टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ रुपी। RBI will restore the value of rupee. How it will restore the value of rupee? It will start selling dollars in international market and start buying rupees in exchange of dollars. तो आरबीआई क्या कर रहा है, रुपी की डिमांड मार्केट में बढ़ा रहा है और डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ा रहा है। उससे रुपी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। तो आपको नजर आएगा कि रुपी जो है फिर आ जाएगा वापस से 82.18, ऐसे 82.08 रुपी जो है वो अब अपनी वैल्यू रिस्टोर करने लगेगा। तो ये जनरली आरबीआई जो है वो ऐसा करता है। बट इसके अलावा भी जो है हम यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वाले क्लास में और समझेंगे अच्छी तरीके से, राइट। चलो, इशूअर ऑफ करेंसी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो इशू भी करता है और वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है, क्योंकि आरबीआई के पास ये पावर है। डेवलपमेंटल रोल आपको नजर आएगा कि इट परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशन फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आरबीआई डायरेक्टिव भी देता है कि किस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो इसी के लेकर यहाँ पर एक पीएसएल नॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पीएसएल मींस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम इशू करा जाता है कि अगर बैंक 1 करोड़ रुपए अगर ओवरऑल पूरी पब्लिक में लैंड कर रहा है तो इसका 40% पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर लैंडिंग होनी चाहिए, दलित या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी है उनको लैंडिंग देनी चाहिए, या ये सारी चीजें, राइट। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको ये भी नजर आएगा। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ऐसी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग के सिस्टम में लेकर आया जा सके। अब आप सब लोगों को पता है कि रूरल एरियाज में बैंक्स को लेकर लोगों को बहुत हेजिटेशन थी 2014 से पहले, क्योंकि लोगों को लगता था कि बैंक्स, पहली बात तो दे आर इन अ वेरी फार अवे प्लेसेस, यानी कि रूरल एरिया में बैंक्स जो है वो बहुत दूर हुआ करते थे। तो लोगों को लगता था कि अगर मैं कल को अपने 20,000 रुपए जमा करवा देता हूँ और अगर कल को मैं मर गया तो ये बैंक वो पैसा मुझे वापस नहीं करेगा, ना ही ये पैसा मेरे बच्चों के काम आएगा। तो जो 20,000 रुपए थे, और ऐसे लाखों लोगों के पास 20,000 रुपए पड़े हैं, तो ये कभी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये पैसा घुसता ही नहीं था। और आप सब लोगों को पता है कि जब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स नहीं होंगे तो बैंक्स रूरल एरिया में आगे लेंड कैसे करेगा। तो लैंड करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए ना। तो फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना आई 2014 में और बोला गया कि भाई नो फ्रिल अकाउंट, यानी कि जीरो जीरो चार्जिंग, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए जाएंगे लोगों के। तो लोगों के प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में अकाउंट खुलवाए गए, लोगों का पैसा बैंकिंग सिस्टम में लेकर आया गया। उससे किसानों को फायदा ये हुआ क्योंकि अब रूरल एरियाज के बैंक्स में पैसा आ गया, तो अब वो भी आगे रूरल एरियाज में क्रेडिट डिसबर्समेंट कर सकते हैं। सो अकाउंट आइदर विद निल और वेरी लो मिनिमम बैलेंस
would make account accessible to vast sections of society. फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एटीएम, हैंड हेल्ड डिवाइसेस और ये सारी बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर, डिपॉजिट टॉकिंग मशीन, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। अब आज की तारीख में ये कितना आसान हो गया है। जैसे आप लोग में से कितने लोग गूगल पे, फोन पे, है ना, भीम ऐप, ये सबसे बेस्ट ऐप है, ये इनको यूज करते हैं। और ये सब इसलिए ही हो पाया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने 2014 से फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव लिया। फिर है बैंकर टू द गवर्नमेंट। मैंने आपको ये भी बताया कि आरबीआई जो है वो हमारी गवर्नमेंट का ओवरऑल डेट मैनेज करती है। बैंकर टू बैंक्स, मैंने आपको ये भी बताया कि वो सारे लेंडिंग ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, सारी चीजों को भी यहाँ पर उनको लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सारी क्रेडिट फैसिलिटी, रेपो रेट, ये सब भी करती है। Now, acts which are administered by the RBI, अब ये समझाने वाली चीज नहीं है, तो एक बार 1 मिनट लो और इनको पढ़ो, देखो आपको समझ आता है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो पढ़ो इनको अच्छी तरीके से। ओके, आगे चलते हैं। ना बहुत सारे सवाल ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं कि अक्सर ये बोला जाता है कि आरबीआई की अपनी कोई इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी है, या फिर आरबीआई को फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो ये इशू एक्चुअली में क्रॉप हुआ था 2017 और 18 के बीच में, जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो कभी कभार क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को एक डायरेक्शन देती थी, और आरबीआई कभी कभार उस डायरेक्शन के साथ में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो आरबीआई क्या बोलती थी कि हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानते। तो अरुण जेटली ने सेक्शन 7 को इन्वोक करने की बात करी थी उस समय पे, और सेक्शन 7 में उन्होंने ये बोला था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शन टू आरबीआई आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, considering it necessary, and moreover there is no legal act mandating autonomy of the RBI। और इसी के चलते आपको नजर आएगा कि आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन भी करा था, और उनका नाम था उर्जित पटेल। हालांकि जब उन्होंने रिजाइन करा तो उन्होंने ये बोला कि उनके कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं, उसकी वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। और उसके बाद नए गवर्नर की नियुक्ति हुई, दैट इज शक्तिकांत दास, जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो ये पहले ऐसे एक्चुअली में गवर्नर हैं जिनका कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन आरबीआई की ऑटोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो आरबीआई की ओवरऑल ऑटोनॉमी जो है वो रिलेटिवली लेस है एज कंपेयर टू द अदर सेंट्रल बैंक्स। Yet RBI has always been looked upon as an autonomous body which has under its umbrella all the commercial banks, be it public sector bank or private banks or foreign banks। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिपेंडेंस के बारे में, तो इट इज नॉट ओनली वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बट ऑल्सो मॉनिटरिंग द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, और जो भी बैंक्स आरबीआई के अंडर आ रहे हैं। आपको ये चीज समझनी है कि गवर्नमेंट अगर कुछ कहना चाहता है आरबीआई को तो वो कह के रहेगा, लेकिन आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को कुछ कहना चाहता है तो वो भी कह के रहेगा। यानी कि आरबीआई की जो इंडिपेंडेंस है वो बैंक्स तक पूरी है, लेकिन गवर्नमेंट तक जीरो है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। नाउ द मेन रीजंस फॉर दिस हैव बीन आरबीआई's फेलियर। जैसे रघुराम राजन, जब यहाँ पर बहुत बार हमने देखा है कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टग ऑफ वॉर होता है ना, कि रस्सी कौन ज्यादा खींच पा रहा है। तो टग ऑफ वॉर में ये हुआ है जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2014-15 में भी, जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय पे वो रघुराम राजन जो उस समय पे हमारे गवर्नर हुआ करते थे, वो उनको बहुत ज्यादा मतलब पब्लिकली ये बोला करते थे कि आरबीआई जो है उनकी ओवरसाइट ये हमें नजर आ रही है, कि वो बिल्कुल भी जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि आरबीआई अपने फंक्शंस को, कि भाई वो रेगुलेटर अच्छे नहीं है,
रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ड्यू टू टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जब रघुराम राजन थे तो उस समय पे जो रेपो रेट चल रहा था वो 8% के आसपास चल रहा था, तो द इंटरेस्ट रेट वाज वेरी हाई। तो अब जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा तो मनी सप्लाई तो होगी नहीं। करेक्टिव मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिए गए बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जो मेजर्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा वो आरबीआई के द्वारा वो बहुत ज्यादा हार्श माने जा रहे थे। एंड जो मेन रीजन है वो आपको नजर आएगा कि जनरली गवर्नमेंट चाहती है कि आम जनता खुश रहे। मैंने आपको हमेशा से बताया था एवरीथिंग इज एक्चुअली पॉलिटिकल व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमेशा जनरली जो पॉलिसीज लेकर आती है वो लेकर आती है पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, यानी कि जो बड़े पॉपुलेशन को पसंद आए। लेकिन आरबीआई ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ और फिस्कल हेल्थ को देखती है। तो हमेशा प्रॉब्लम ये रहती थी कि जब भी गवर्नमेंट कोई आइडिया प्रपोज करती थी तो आरबीआई बोलती थी कि सर ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट इस बात से चिढ़ जाती थी। Regulation of the public sector bank. One important limitation is that the Reserve Bank is statutorily limited in undertaking the full scope of action against public sector bank. यानी कि आपको नजर आएगा कि जब बात होती है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में तो आरबीआई जो है एक्शंस नहीं ले सकती पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अगेंस्ट, जैसे कि वो बोर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकती, लाइसेंस उसका रिवोक नहीं कर सकती, और आपको नजर आएगा एसेट डाइवेस्टेचर नहीं कर सकती कि एसेट को डाइवेस्ट मतलब उसको बेच दिया। लेकिन ये काम वो प्राइवेट बैंक के साथ कर सकती है, ऑल ऑफ विच इट कैन डज एंड डज डिप्लॉय इफेक्टिवली इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक। तो आपको नजर आएगा ओवरऑल आरबीआई के पास जो पावर्स है वो एक्चुअली में कमर्शियल बैंक्स और स्पेसिफिकली प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट है। ना मेन रीजन है दैट यहाँ पर आरबीआई के जो आरबीआई के एसोसिएटेड प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है, उसमें काफी ज्यादा आरबीआई की पावर को डाइल्यूट कर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर पावर्स दी गई है। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर अभी तक समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द आरबीआई। नाउ अब आपको यहाँ पर समझना यही है कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो अपना पैसा खर्च करता है और किस तरीके से अपना आरबीआई जो है वो पैसा कमाता है। तो अगर ये सिंपली आप देखो तो इनकम क्या है आरबीआई की, दैट इज रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट। आप सब लोगों को पता है कि आरबीआई जनरली क्या करता है यहाँ पर कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उसके बॉन्ड्स खरीद लेता है, या फिर क्या करेगा जितना ज्यादा उसके पास डॉलर है और डॉलर जितना ज्यादा अप्रिशिएट होगा ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के अंदर उतना आरबीआई को प्रॉफिट होगा। राइट, इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो भी आरबीआई बाकी सारी गवर्नमेंट्स को बॉन्ड बेच रहा है या आरबीआई खुद गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को सब्सक्राइब कर रहा है तो आरबीआई को वहां से भी जो है वो इनकम जनरेट होगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरनाइट लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई आपको पता है कि रेपो रेट पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू आरबीआई जो है वो बाकी बैंक्स को पैसा लेंडिंग के लिए देता है और कभी कभार वो इमरजेंसी पर्पस के लिए हायर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। मैनेजमेंट कमीशन ऑन हैंडलिंग द बोरोइंग्स ऑफ द बैंक सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो कमीशन भी जो है वो आरबीआई यहाँ पर ऑफ हैंडलिंग ऑफ द लोन्स उनके लिए भी यहाँ पर आरबीआई चार्ज करता है। अब खर्चा क्या है, सबसे पहला है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, लेकिन इसमें भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। सेन्युराज करके हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको ध्यान होगा मनी एंड बैंकिंग में। फिर है स्टाफ एक्सपेंडिचर, सबकी सैलरीज, कमीशन गिवन टू द कमर्शियल बैंक्स और कमीशन टू द प्राइमरी डीलर्स। तो इससे ज्यादा यहाँ पर आरबीआई का कोई खर्चा जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरबीआई के पास एसेट्स में क्या है, गोल्ड, लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने फॉरेन एसेट्स में कर रखी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रखी है। लाइबिलिटी क्या है, जो भी ओवरऑल करेंसी उन्होंने इशू कर रखी है, जो भी डिपॉजिट्स हैं हमारे भारत सरकार के या बैंक्स के, उन आरबीआई के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि आरबीआई जो है वो उस पर रिजर्व रेपो, आपने सुना होगा आई बिलीव, मैंने पढ़ाया भी था आपको रिवर्स रेपो के बारे में। फिर लोन्स जो भी आरबीआई ने ले रखे हैं, अदर लाइबिलिटी जैसे कैपिटल अकाउंट, जो भी आरबीआई ने अपनी कैपिटल लगाई थी वो भी जो पेड अप कैपिटल होती है वो हमेशा यहाँ पर लाइबिलिटी मानी जाती है, और रिजर्व जो भी बाकी कंट्रीज के हैं।
तो वो टोटल लाइबिलिटीज में आएगा यहाँ पर, राइट। तो ये आपको समझना है आरबीआई की बैलेंस शीट है, राइट। और भी मैंने आपको और चीजें बता रखी हैं कि जैसे अगर कहीं पर भी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी वर्सेस बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक में अगर आप देखोगे, अगर कोई, हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज वेल एज बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। अगर एक कंपनी, यानी कि मैं कंपनी हूं और आप बैंक हो, मैं एज अ कंपनी एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाता हूं, तो मेरे लिए वो एसेट है, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट मेरे को इंटरेस्ट जनरेट करके देगा। सोचो यहां पर मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए और बैंक में एफडी करवाई 20,000 रुपए की, तो मेरे लिए 30,000 रुपए ये क्या है, एसेट है, क्योंकि ये 30,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट जनरेट करेंगे। लेकिन ये जो बैंक में जाएगा ये बैंक के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को वो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही में ही मैंने बैंक से लोन ले रखा है 80,000 रुपए का, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना है। लेकिन ये बैंक के लिए क्या होगा, एसेट होगा। क्यों होगा एसेट? क्योंकि बैंक को इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यही चीज आपको समझनी है ना। रिजर्व बैंक जो है वो जनरली 3 रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, और वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ये चीज आपको बहुत क्लियरली जो है वो समझ आ जानी चाहिए। रीजन मीन यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट अक्सर जो है वो यहाँ पर पूछता भी है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीजों को सिर्फ और कर्सरी वे में ही पढ़ लो। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, और यहां पर है हमारा पहला, दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, राइट। चलो आगे चलते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पर जो हम आरबीआई के डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वन नेशन वन ओम्बड्समैन स्कीम। अब यहाँ पर क्या होता था कि काफी लोग जो है वो बैंक के साथ में यहाँ पर खुश नहीं है। यानी कि सिंपली आप ये मान सकते हो कि हर बैंक, मतलब कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऐसी हुई और आप बैंक्स आपको इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आप जाओगे ओम्बड्समैन के पास में। अब जो ओम्बड्समैन होगा वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बैंक को लेटर लिखेगा कि भाई इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। तो इसमें क्या होता था ना, मल्टीपल ओम्बड्समैन हुआ करते थे हर बैंक्स में। अब यहां पर इन्होंने क्या करा, इंटीग्रेटिंग ओम्बड्समैन फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंक इशूअर्स फॉर पीपीआई। तो यहाँ पर कंप्लेन जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप फॉल करो, ये आप जो है फाइल कर सकते हो। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ओम्बड्समैन क्या होता है, जो आपकी कंप्लेन को सुनता है, यानी कि ये आरबीआई के द्वारा ही लेकर आया गया है। देन देयर इज रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अभी जो है हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, बट जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कंपोनेंट्स वो हमें पढ़ना जरूरी है। लेकिन आपको पता है पीएसएल नॉर्म्स क्या है, कि बैंक को इन सेक्टर्स को लोन देना है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो उसमें वुमेन भी है, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, राइट, और एग्रीकल्चर भी है, ये सारी चीजें। नाउ फिर देयर इज वन थिंग व्हिच हैज बीन ब्रॉट बाय आरबीआई, दैट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर अ लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन इन आरटीजीएस एंड एनईएफटी। इसका मतलब क्या है कि ये एक 20 डिजिट नंबर है which is generally used to uniquely identify parties to the financial transaction। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, इस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के नंबर से हम यहाँ पर एक्चुअली ओवरऑल फाइनेंशियल डेटा सिस्टम को अच्छी तरीके से एक्यूरेटली एक्वायर कर पाएंगे कि किन के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है, अगर हम ये नंबर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। मेरा पॉइंट जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। नाउ रीसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ आरबीआई, एक्सेस टू द गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड्स टू द रिटेल इन्वेस्टर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में पूछ चुका है। मैं आपको बता देता हूं क्या। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आरबीआई पहले सरकारी बॉन्ड, यानी कि जो जीसेक है, जो जीसेक है वो इशू करता था किसको, बैंक्स को, और बैंक से कंज्यूमर्स जो है वो खरीद रहे हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। अब क्या हो रहा है, अब आप डायरेक्टली आरबीआई के पास अपना अकाउंट खुलवाओगे और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अपने आरबीआई के अकाउंट से
इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। तो आरबीआई ट्रेजरी बिल्स निकालता रहता है कि कौन सी स्टेट कौन सी ट्रेजरी बिल लेकर आ रही है, तो ये आप इनको यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका मेजर पर्पस क्या है, और ये इट विल, जो इंडिया में बॉन्ड मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा मांग रही है, गवर्नमेंट लोन मांग रही है। लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता है, फिक्स डिपॉजिट। अब लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आ गया है, लेकिन बॉन्ड मार्केट यानी कि जो डेट मार्केट होती है उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट अभी रिलेटिवली कम है। Similarly, it will broaden investor base and provide retail investor with enhanced access to participate in government securities market। तो government securities market जो है उसको अब और ज्यादा कस्टमर मिलेगा। G-Secs are tradable investment instruments issued by the government which are actually mostly risk free as they are backed by sovereign। आप सब लोगों को पता है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। रीजन भी यहाँ पर आपको नजर आएगा कि गवर्नमेंट की यहाँ पर गारंटी है, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट इस पर रिलेटिवली कम ही नजर आता है क्योंकि ये 100% रिस्क फ्री माने जाते हैं, राइट। तो अब रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो आरबीआई के पोर्टल से खरीद सकते हैं, राइट। मैंने भी एक दो बार ये चीज ट्राई करी है एंड इट डज वर्क, राइट। जब भी हम यहाँ पर आरबीआई के बारे में बात करते हैं या मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो हम अलग अलग बैंक्स के अक्रॉस आते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, फिर वो आते हैं स्केड्यूल बैंक्स के अंदर। आरबीआई में आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 वाला, उसके अंदर एक स्केड्यूल 2 है, और उस स्केड्यूल 2 के अंदर जितने भी बैंक्स आते हैं उसको हम बोलते जाते हैं स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और एक होते हैं अनस्केड्यूल्ड बैंक, यानी कि वो बैंक जो बैंक के आरबीआई के एक्ट के 1934 एक्ट में स्केड्यूल 2 में मेंशन नहीं है, तो वो एक्चुअली में वो फंक्शंस नहीं कर पाते जो कमर्शियल बैंक कर पाता है। सो कमर्शियल बैंक इज एक्चुअली ऑपरेटिंग अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956, और अगर कोई भी बैंक डिपॉजिट लोन्स और ये सारी चीजें कर रहा है उसको कमर्शियल बैंक बोला जाता है। कमर्शियल बैंक चेक्स भी इशू कर सकता है, ड्राफ्ट भी इशू कर सकता है, टर्म डिपॉजिट, मनी टाइम डिपॉजिट, सब सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर सकता है। यही सारी चीजें एक अनस्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक जो है वो यहां पर नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो सारी की सारी फॉलो करनी होती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको अगर लग रहा होगा कि भाई जो आरबीआई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम ठीक कर रहा हूँ। आई बिलीव देयर इज लिटिल बिट ऑफ ब्लरिंग ओवर हेयर, है ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ अब ठीक हो गया है शायद, चलो, है ना। तो वो जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन जो एक कमर्शियल बैंक को एडवांटेजेस दिए जाते हैं वो एडवांटेजेस यहां पर नहीं दिए जाएंगे। किसको? जो नॉन स्केड्यूल्ड में आते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, हमने इन सारी चीजों को बात कर ली है। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। और जनरली जो भी ये सारे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक भी होते हैं, इनका जो मेजर काम है वो है प्रॉफिट कमाना। नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द कमर्शियल बैंक? एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में भी बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी दो कैटेगरी डिवाइड करी जाती है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक्स होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने उनका 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है। लेकिन स्टेट बैंक का 100% शेयर 100% बैंक गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लिस्टेड कंपनी है, यानी कि उसके शेयर्स इशू कर रखे हैं। अगर कल को आप शेयर्स एसबीआई के खरीद लेते हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका भी हिस्सा हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है। तो कमर्शियल बैंक्स हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, राइट। तो ये जो है मैं आप लोगों को मेजरली बता रहा था, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक और स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक वो है जो अंडर स्केड्यूल 2 है आरबीआई के। अब इसमें ध्यान रखना है एसएलआर का, कि बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इज अलाउड, यस इट इज अलाउड। इसमें यूजुअली इज नॉट अलाउड, मतलब
जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक हैं वो आरबीआई से जरूरी नहीं है कि वो बोरोइंग कर सकते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो, तो यस उनको अपना कैश रिजर्व रेशो स्केड्यूल्ड को रखना ही पड़ता है ना। किसका? एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं ये। मस्ट कंपलसरी यस मे मेंटेन विद देमसेल्व्स और विद द आरबीआई, यानी कि जो सीआरआर है वो जनरली यहां पर नॉन शेड्यूल्ड बैंक अपने पास ही मेंटेन करते हैं। फिर और क्या यहाँ पर एसएलआर उनको ऑब्टेन करना, वो मेंटेन करना पड़ता है? आंसर है यस, उनको एसएलआर भी अपना मेंटेन करना होता है, और कमर्शियल जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको भी। अब इसमें एग्जांपल्स क्या है? कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनोटेक, ये सारी की सारी चीजें। यहां पर लोकल एरिया बैंक या नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, राइट। ये चीज आपको यहां पर समझनी है। नाउ व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है बैंक के अंदर। लेकिन आपको यहां पर यह भी समझना है कि जो नेशनलाइज बैंक्स है वो है जहां पर आपको गवर्नमेंट की 100% ओनरशिप जो है वो नजर आएगी। नाउ उसके बाद हम ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इस पे इतना ज्यादा वो मत रखिएगा कि सर ने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। ये सारे के सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारी कंट्री में आज जो भी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका मेजर पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। तो वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना जो है वो यहाँ पर कोशिश करते हैं। और हमारी कंट्री में 1993 से पहले प्राइवेट बैंक्स की जो एंट्री है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी। 1993 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स पहले आ चुके थे 1991 में, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ करा प्राइवेट बैंक्स का आना। फिर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन सब का आना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। पहले इनमें एफडीआई भी अलाउड नहीं थी, अब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी जो है वो हमारी कंट्री के बैंक्स में पैसा डाल सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करें तो 1975 में महाराष्ट्र में यहाँ पे सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक जो है वो प्राथमा बैंक खुलाया गया था। प्राथमा बैंक जो है उसको स्पॉन्सरशिप दी थी उस समय पे सिंडिकेट बैंक ने। जैसे आपको नजर आएगा, एक है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, ये कौन है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसको स्पॉन्सर करता है। जैसे एक है हिमाचल ग्रामीण बैंक, इसको पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इसको स्पॉन्सर करता है। तो जो रीजनल रूरल बैंक है ये है कि हमें रीजनल एरियाज में बैंकिंग एक्टिविटीज को पेसअप करना है, तेज करना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नरसिम्हम वर्किंग कमेटी ग्रुप है, जो कि पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं नरसिम्हम, उन्होंने ही इसकी रिकमेंडेशन दी थी। और इसमें आप देखोगे कि दे आर एक्चुअली जॉइंटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आपको नजर आएगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं वो यहाँ पर हिस्सेदारी देते हैं। जैसे कि जो रीजनल रूरल बैंक इज डिवाइडेड अमंग द ओनर्स इन द प्रोपोर्शंस ऑफ 50, 15 एंड 35, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50, रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट का 15 और 35% यानी कि कोई स्पॉन्सर्ड बैंक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला प्राथमा बैंक 1950 में 1975-76 में खुला था महाराष्ट्र में, वो सिंडिकेट बैंक के द्वारा स्पॉन्सर करा गया था। Now there are foreign banks as well. इंडिया में फॉरेन बैंक्स अराउंड 40 के आसपास हैं, जैसे बार्कलेज है, डॉइच बैंक है, एचएसबीसी है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। उसके बाद आपको नजर आएगा बैंक ऑफ कुवैत एंड कतर भी है, बैंक ऑफ बहरीन एंड कतर है, सॉरी। चाइना का भी एक बैंक हमारी कंट्री में एक खुला हुआ है। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस भी है। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, फॉरेन बैंक भी हमारी कंट्री में काफी नजर आएंगे। सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे। नाउ देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमिटी की रिकमेंडेशंस के बाद लेकर आया गया। मेजर पर्पस इसका यही है कि रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें कम नजर आता है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लेकर आया जा सके। तो जो पेमेंट बैंक्स है इनका मेजर पर्पस है कि लोग बैंक्स के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकें, लेकिन इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपको नजर आएगी। रेस्ट्रिक्शंस ये है कि ये बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता, ये बैंक कभी भी किसी को लोन नहीं देता,
ये बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता था, पहले कर सकता था 1 लाख रुपए तक के 2020 तक। 2020 और 21 के बाद आरबीआई ने इसकी लिमिट को डबल कर दिया, यानी कि आप इस बैंक अकाउंट में, जैसे आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक होगा, उसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हो, राइट। अब बात रही क्रेडिट कार्ड की, तो अब जो है वो पर्सनल लोन लेंडिंग के थ्रू जो है वो पैसा बहुत ज्यादा, लेकिन आपको नजर आएगा आपके पास पेटीएम का क्रेडिट कार्ड जो है पहले नहीं हुआ करता था, है ना, पेटीएम का क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब जो है ना एक नई चीज आई है, दैट इज बाय नाउ पे लेटर, BNPL। ये पर्सनल लोन जो है वो बहुत ज्यादा देने लग गए हैं लोग, लेकिन ये पेमेंट बैंक्स जो है वो नहीं दे रहे हैं, इनको कोई और बैंक स्पॉन्सर करता है हमेशा से, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, राइट। सो आरबीआई ने 11 एप्लीकेंट जो है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो हमारी कंट्री में पहला पेमेंट जो है पेमेंट बैंक जो आया था। ओनली बिजनेसेस दैट आर कमिटेड टू द सर्विंग द अंडर प्रिविलेज एंड पुअर विल बी एबल टू अप्लाई फॉर अ पेमेंट बैंक, तब लेकर आया गया था, अब तो सबके लिए है ये। So now they are not allowed to lend money or issue credit cards. They will only accept demand deposit. Fixed deposit भी नहीं, demand deposit. Demand deposit क्या है? सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हो। ओनली करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑप्शंस विल बी ऑफर्ड, है ना। फिर साथ ही में ही नचिकेत मोर कमिटी की रिकमेंडेशन के ऊपर एक और बैंक लेकर आया गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे आपने देखा होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको नजर आएगा इन बैंक्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये जितने भी आपको नजर आते हैं ना बच्चों, जैसे ये आपको नजर आएगा, ये सब डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम में नजर आएंगे, ये सब डिफरेंशिएटेड बैंक्स के आएंगे। अब जैसे पेमेंट बैंक है, ये डिफरेंशिएटेड बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी एक डिफरेंशिएट बैंक है। तो आरबीआई जो है ना वो दो तरीके के लाइसेंसेस को इशू करता है, एक है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस, और यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस जो है वो जनरली दिया जाता है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, और एक होता है डिफरेंशिएटेड लाइसेंस। डिफरेंशिएटेड लाइसेंस का मतलब ये है कि ये जो लाइसेंस है इसके अंडर आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटीज को ही कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी कंडक्ट जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसका लाइसेंस दे रखा है, तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना उसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नजर आएंगी आपको। उसके अंदर आपको ये रिस्ट्रिक्शन नजर आएंगी कि जो 70, मैं आपको अभी इसको डिफरेंस पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे आपको नजर आएगा कि जो 75% है ऑफ द टोटल क्रेडिट टू द सेक्टर दैट आरबीआई हैज डेजिग्नेटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर फॉर लेंडिंग, यानी कि इनको अपना 75% पैसा जो है वो पीएसएल में देना होता है। बाकी आपको नजर आएगा कि वो बाकी बैंक्स के लिए वो चीज 40% है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस के लिए ये क्या है, 75% है। यही चीज जो है वो आपको बच्चों समझनी है। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोग यहां पर समझ रहे होंगे। एंड ये देखो, they will largely engage in basic banking activities such as accepting deposit, lending to underserved and unserved group such as unorganized sector entities, small business unit, इन सारी जगहों पे आपको नजर आएगा। Now, there won't be any limitations on the area of operation of small financing institution, यानी कि इनको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में जाना है या अर्बन एरिया में जाना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% पीएसएल में देना है, और जो इनका लेंडिंग पोर्टफोलियो है शुड कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50% लोन्स एंड एडवांसेस अंडर 25 लाख रुपए, यानी कि जो इनका 50% लोन ये जो दे रहे हैं वो 25 लाख रुपए के अंदर अंदर होना चाहिए। ये इसके लिए ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र आपके लिए डिफरेंस है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब जैसे ये देखो कि रजिस्ट्रेशन और जो लाइसेंसिंग है स्मॉल फाइनेंस बैंक की या फिर पेमेंट बैंक की, ये दोनों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ही हो रही है। ये जूम होगा क्या, एक मिनट रुको, हाँ हो गया ना। एलिजिबिलिटी यानी कि बैंक्स जो है वो कौन जो है वो इसको लेकर आ सकता है।
तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। सिमिलरली रेजिडेंट इंडियंस, प्राइवेट कंपनीज, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इस पे 100 करोड़ है, अब इसमें 200 करोड़ हो गई है। एफडीआई अलाउड है, दोनों में 74% तक अलाउड है। क्या दोनों डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक? यस कर सकते हैं। क्या डिपॉजिट जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? आंसर है यस। इनके पास 2 लाख रुपए तक की डिपॉजिट है, पहले 1 लाख तक की थी पेमेंट बैंक में, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ये लोन दे सकते हैं? पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको 50% ऑफ इट्स लोन शुड कॉन्स्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस अप टू 25 लाख। 25 लाख रुपए जो 50% इनका लोन होगा वो 25 लाख रुपए तक का होना चाहिए, अगर ये एक पार्टी को दे रहे हैं तो। क्या ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं? जो हमारे पेमेंट बैंक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। यहां पर दोनों होगा, राइट। किसकी कमिटी? नचिकेत मोर कमेटी के ऊपर। सीआरआर और एसएलआर एप्लीकेबल है, दोनों में सीआरआर और एसएलआर एप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल है, ये बेसल नॉर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जांपल्स क्या है? एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम, इसमें उज्जीवन, उत्कर्ष, एयू फाइनेंस बैंक, ये सारी चीजें आपको समझनी है। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही चीज आपको बहुत क्लियरली समझनी है। अगर आप सिस्टमैटिक वे में चीजों को समझने की कोशिश करो तो आपको पढ़ने में जो है वो चीजें आसान लगेंगी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो ऑन टैप पहले क्या होता था कि आरबीआई जो है ना वो लाइसेंसिंग या बैंक्स के लिए जो लाइसेंसिंग है ना वो साल के कुछ समय के लिए खोला जाता था। ऑन लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? ऑन टाइम मतलब कि कोई भी बैंक पूरे साल में कभी भी आता है, आरबीआई उसको लाइसेंस देगा अगर वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सो दिस पॉलिसी अलाउ एस्पिरेंट्स टू अप्लाई फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एट एनी टाइम, अगर वो कंडीशंस को फुलफिल यहां पर कर देते हैं तो। 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स को लेकर आया गया, 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको नजर आएगा ये पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू बैंक्स को लेकर आया गया। मेजर पर्पस यही था कि रूरल एरियाज में बैंक्स आज भी हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं। तो हमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू बैंक्स पेमेंट बैंक लेकर आई। और ये भी पेमेंट बैंक है तो ये क्या डेबिट कार्ड इशू करेगा? क्रेडिट कार्ड नहीं करेगा। डिपॉजिट लेगा लेकिन लोन नहीं देगा। सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आरबीआई के द्वारा रेगुलेट करा जा रहा है। फंडामेंटल क्या है इनका रीजन? पेमेंट बैंक मैंने बोला किस लिए लेकर आया गया था? अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, दोज पीपल हु आर एक्चुअली अनबैंक्ड, हु आर नॉट नोन टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग। तो इस मेजर पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? कि हम ओवरऑल अपने बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइज कर सके। अब यहां पर आपको नजर आएगा डेबिट कार्ड की जगह ये लोग क्यूआर कोड देते हैं, यानी कि आप क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो यहां पर पेमेंट करोगे। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड लोकल एरिया बैंक। जनरली ये नॉन स्केड्यूल्ड कैटेगरी में आते हैं। इनका मेजर पर्पस यही होता है कि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूरल सेविंग्स को आगे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके और वो ही सेविंग्स बाकी जो किसानों को पैसा चाहिए लेंडिंग के लिए उसको हम देखें, है ना। जैसे कि जो लोकल एरिया बैंक है वो भी क्या करेगा? वो डिपॉजिट्स लेगा, किससे लेगा? रूरल विलेजर्स से। और जब ये आगे लेंडिंग करेगा तो ये किसको करेगा? रूरल विलेजर्स को। और जो ये लेंडिंग देगा किस लिए देगा? एग्रीकल्चरल लोन देगा ये। तो ये इसलिए लोकल एरिया बैंक्स जो है वो यहाँ पर लेकर आए गए हैं, जिससे कि लोकल रीजन्स के अंदर जो है वो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो लेकर आ सके। राइट, समझ आ गया। अब है नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है दे आर नॉट एडेड इन दी सेकंड स्केड्यूल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना। जो नॉन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है दे आर कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ठीक है, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, काफी बैंक्स हैं यहाँ पर। फिर है डेवलपमेंटल बैंक्स।
डेवलपमेंटल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, हाईवे बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, उन कंपनी को पैसों की जरूरत होती है क्योंकि उनको रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी खरीदनी होती है। तो उन कंपनीज को जो फाइनेंस करती है उनको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल बैंक्स। जैसे कि बिजनेसेस ऑफन रिक्वायर्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मशीनरी फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ये जनरली डेवलपमेंटल बैंक्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक। ये क्या है? ये ऐसे कंपनीज को इन्वेस्ट करती है जो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ जो है वो दे रहे हैं। फिर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। देखो, कोऑपरेटिव बैंक बहुत सिंपल तरीके के बैंक्स होते हैं। ये वो बैंक है जो कुछ लोगों ने बनाया है अपनी सेविंग्स को पूल कर कर, अपनी सेविंग्स को पूल कर कर इन्होंने एक कॉर्पस बनाया है बहुत बड़ा। ये जो कॉर्पस है ये उसको देते हैं जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। सो पीपल हु कम टुगेदर टू जॉइंटली सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में आ जाती है तो इसको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। हाँ, इस सोसाइटी को आरबीआई से ऑफ कोर्स लाइसेंस लेना पड़ता है। बट अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करूं ना तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन जो है वो आपको नजर आएगा। जो भी कोऑपरेटिव बैंक जो है, अगर एज अ सोसाइटी उसको फंक्शन करना है, उसको फंक्शन करना पड़ेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट। और इन्होंने काफी गाइडलाइन सेट कर रखी होती है। इसी गाइडलाइन के अंडर जो है वो इनको यहाँ पर मतलब ओवरऑल ऑपरेट करना होता है। लेकिन आपको नजर आएगा देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, पहले जो कोऑपरेटिव बैंक के रीच होती थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती थी। अब इन्होंने क्या करा है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स की रीच है वो काफी ज्यादा वाइड कर दी है। सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। और आपको नजर आएगा कि नाउ दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ ऑपरेशंस। तो इनको अब दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा जाता है, स्केड्यूल्ड एंड नॉन स्केड्यूल्ड। और ये भी जो है उसके बाद इनको और ज्यादा कैटेगराइज करा जाता है, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट। अगर सिंगल स्टेट यूसीबी है यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसको गवर्न करा जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो उस स्टेट की रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये समझ आ गया आपको? और दे आर रजिस्टर्ड एज दी कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। समझना क्या है कि जो हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो दो तरीके का है, एक है स्केड्यूल्ड, एक है अनस्केड्यूल्ड। एक है कि वो क्या सिंगल स्टेट में खाली उसका ऑपरेशन सिंगल स्टेट में है या उसका ऑपरेशन डबल मल्टीपल स्टेट्स में है। अगर सिंगल स्टेट में है तो जो उस सिंगल स्टेट की रजिस्ट्रार होगी उसी की गाइडलाइन के अंदर वो बैंक अंडर कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको नजर आएगा वो मल्टी स्टेट यूसीबी है तो आपको नजर आएगा इट विल बी गवर्न्ड बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। और आपको नजर आएगा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है दे आर गिविंग लोन्स टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज। इनको लोन जो है वो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देते हैं। अब नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जैसे मैंने बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब एक है यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक में भी आपको तीन तरीके के बैंक नजर आएंगे। जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल पर। तो यानी कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें भी आपको 3 टियर स्ट्रक्चर नजर आएगा, 3 टियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो आप ये पढ़ सकते हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी विलेज लेवल पर, जो कि पूरा का पूरा 3 टियर सिस्टम आपको बनाती हुई नजर आती है। फिर आपको नजर आएगा एक है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव सिस्टम क्रेडिट सिस्टम, जो आपको नजर आएगा जो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज को लोन देती है। कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे।
कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट और बायर इंफॉर्मेशन को सप्लाई करते हैं, उसको परचेज करते हैं, बहुत सारी चीजें, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें आपको नजर यहाँ नहीं आएंगी। दे डू नॉट प्रोवाइड मर्चेंट बैंक सर्विसेज, दे डू नॉट ऑपरेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आपको नजर आएगा ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स और अपनी सोसाइटी को सर्व करते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट ये लोग देते हैं ये भी रिलेटिवली हायर देते हैं सेविंग्स के ऊपर। लेकिन ये आपको नजर आएगा कमर्शियल बैंक जनरली प्रॉफिट के लिए काम करें तो इंटरेस्ट रेट ये लोग कम दे रहे हैं, राइट। आई बिलीव ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। डेवलपमेंटल बैंक्स में नैबफिड आपको नजर आएगा, 2021 के बजट में इसको लेकर आया गया। मेजर पर्पस इसका यही था कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म के लिए दी जाए टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसके गवर्नमेंट 2021 और 22 के बजट में लेकर आई, इसको एक स्टैट्यूटरी रोल भी दिया गया। फंक्शन क्या है? एक्सटेंडिंग लोन एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, समझ आ गया। टेकिंग ओवर और रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग लोन्स, ये भी समझ आ गया भाई, री इन्वेस्ट हो रहा है या फिर टेक ओवर कर लेंगे लोन के ऊपर। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों को भी लेकर आएंगे कि बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज आए, उनको लोन दिया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें। इनका मेजर फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉर फॉरेन पार्टिसिपेशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो आपको नजर आएगा जो नैबफिड है वो एक प्रॉपर डेवलपमेंटल बैंक है। अगर हम इसकी ओनरशिप के बारे में बात करें तो इट इज सेट अप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, और इसको गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल दी है। अब जो पेड अप कैपिटल है आपको नजर आएगा कि इसके शेयर्स जो है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरन वेल्थ फंड का मतलब बाहर की, जैसे दुबई के पास भी इनके शेयर्स है। पेंशन फंड, LIC, इंश्योरेंस, इन सब लोगों के पास यहाँ पर इनके शेयर्स हैं। ये बोला जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप इसकी है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट अपनी 74% से ज्यादा ओनरशिप जो है वो बेच देगा, यानी कि गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप 26% तक रखना चाहता है। अच्छा, ये नैबफिड 1 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा है, तो नैबफिड के पास 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? तो इट विल रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन इन रूपी एंड फॉरेन करेंसी। और वो बोरो कहां से करेगा? वर्ल्ड बैंक, म्यूचुअल फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद RBI, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, केंद्र सरकार, इन सारी जगहों से जो नैबफिड है वो पैसा बोरो करेगा। उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को आगे लेंड करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको 5,000 करोड़ रुपए का ग्रांट आ चुका है। ग्रांट का मतलब, इस ग्रांट इज नॉट अ लाइबिलिटी, ग्रांट तो डायरेक्टली आपको चंदे की तरह दिया जाता है। एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड गारंटी एट अ कंसेशनल रेट ऑफ अप टू 0.1% फॉर बोरोइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर आप 1,000 करोड़ रुपए दुबई सॉवरेन फंड से ले आते हो तो खाली 0.1% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट इन डेवलपमेंटल बैंक्स को क्यों लेकर आ रही है? क्योंकि हमारी कंट्री में हम चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से और कम इंटरेस्ट रेट पे बनाया जा सके, और जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है RBI, उनको भी आने वाले टाइम में लाइसेंस देगी और कंपटीशन जो है वो एंश्योर करेगी। राइट, समझ आ गया आप?